अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ई कैट ओरिजिनल क्वेश्चंस की डिस्कशंस, जो कि आपके 2025 लास्ट ईयर में आई है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कशन, बिकॉज इसके अंदर आपको पता है कि आपको पेपर की टाइप, क्वेश्चंस की नेचर्स का आइडिया होगा। फिर हम इसमें टाइम मैनेजमेंट पे बात करेंगे, कैसे हम लोगों ने एडी टेस्ट के अंदर आपको पता है कि जहाँ पे कंसेप्ट्स की इवेल्यूएशन होती है वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने गिवन टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे कुछ किप्स के ट्रिक्स आपको बताएंगे, किप्स के शॉर्टकट्स बताएंगे, जिसके ज़रिए से आप लोग को आइडिया होगा कि हमने गिवन टाइम फ्रेम में कैसे उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। ये सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ होंगी जिसके अंदर हम लोग 25 से स्टार्ट करेंगे, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स के जो आए हैं वो करेंगे, और फिर 24 एंड सो ऑन। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। मेक श्योर कि आप इन वीडियोज़ को तमाम को देखें, और आपका जो 26 का क्वेश्चन पेपर आएगा उसके अंदर आप लोग इसको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकें। और दूसरी एक चीज़ ये भी है कि आपको पता है कि ये क्वेश्चन जो है रिपीट भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि 26 में वो क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं 25 के 24 के, वो क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पे रिपीट मिल सके और आप उसको अटेम्प्ट कर सके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आपको देख रहे हैं आप लोग, ये प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। अब प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन जो है उसमें आपसे आउटपुट पूछी जाएगी। अब आउटपुट के लिए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो कैसे हम लोग किप्स की जो शॉर्टकट्स हैं उसको यूज़ करते हुए हम लोग कैसे इसका क्विकली आंसर निकाल सकेंगे, तो उसको देखते हैं। इस लाइन को देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल ए में 1 स्टोर करवा रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर देखिए तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑपरेटर यूज हुए हैं। ये ऑपरेटर जो है इसको हम कहते हैं पोस्ट फिक्स ऑपरेटर। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, और ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब जो पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है इसमें जो इंक्रीमेंट होती है आपको पता है कि वो बाद में होती है, असाइनमेंट पहले होती है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो जो ए में वैल्यू 1 है वो वैल्यू 1 पहले बी को असाइन हो जाएगी, बी वेरिएबल को, और बाद में जो ए की वैल्यू है वो इंक्रीज करके 2 बन जाएगी। ठीक है, जब हम इस आउटपुट पे आएंगे तो ए में हमें जो प्रिंट हुआ मिलेगा वो 2 मिलेगा, और जो बी है उसमें जो अपडेटेड वैल्यू है वो क्या होगी, वो 1 होगी। तो इसकी राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास है बीटा ऑप्शन 2 एंड 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जी, तो ये आपके पास एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है डाटा कम्युनिकेशन के टॉपिक्स के। अब जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसकी स्टेटमेंट्स को थॉरोली रीड करें। अब उस स्टेटमेंट्स को थॉरोली रीड करने से मुराद क्या है कि आप उसमें से कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लें। हम स्टेटमेंट देखते हैं, विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन यूज्ड बाय कंप्यूटर्स फॉर इंटरनल ट्रांसफर डाटा बिटवीन सिस्टम कंपोनेंट्स। तो अब यहाँ पे अगर आप कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करें तो यहाँ पे सिस्टम जो कंपोनेंट्स हैं ये कौन कौन से हैं। आपको पता है कि हमारे सिस्टम के अंदर रैम है, हमारे सिस्टम के अंदर प्रोसेसर होता है, हमारे सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क होती है। अब ये सारे हमारे इंटरनल कंपोनेंट्स हैं जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि इस इंटरनल कंपोनेंट्स में हम कौन सी ट्रांसमिशन को यूज़ करते हैं। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है पैरेलल ट्रांसमिशन। तो स्टूडेंट जैसे आपको पता है कि पैरेलल ट्रांसमिशन में क्या होता है कि पैरेलल ट्रांसमिशन में हमारे पास मल्टीपल बिट्स होती हैं और मल्टीपल पाथ होते हैं। दिस मीन्स कि मल्टीपल बिट्स कैन बी ट्रांसमिटेड एट द सेम टाइम। उसके बाद जो सीरियल ट्रांसमिशन है उसकी अगर बात करें हम, तो सीरियल ट्रांसमिशन कहाँ यूज़ करते हैं। आपको पता है कि सीरियल ट्रांसमिशन जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस में यूज़ करते हैं, टेलीफोन लाइन के अंदर यूज़ होती है, और वहाँ पे 1 बिट एट ए टाइम ट्रांसफर होती है, जैसे कि इस डायग्राम में बताया गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिंप्लेक्स मोड ट्रांसमिशन की, तो सिंप्लेक्स मोड ट्रांसमिशन जो है ये बेसिकली 1 वे ट्रांसमिशन होती है, जहाँ पे डाटा सिर्फ 1 डायरेक्शन में फ्लो करता है। मिसाल के तौर पे जब आप अपने कंप्यूटर से कमांड देते हैं प्रिंटर की तरफ, तो ये 1 वे ट्रांसमिशन है। दिस इज कॉल्ड सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। उसके बाद जो लास्ट है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो भी आपकी सीरियल ट्रांसमिशन की टाइप है, और इसके अंदर डाटा जो है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक की फॉर्म में ट्रेवल करता है। अब इन चारों ऑप्शंस को हमने गो थ्रू कर लिया। ये भी एक ट्रिक है कि आपने जब स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लिया तो आपके पास क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जितने भी ऑप्शन सबको गो थ्रू करना है आपने। उसके बाद आपने जो लास्ट आपकी ऑप्शन होगी उसको आपने ट्रिक करना है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि रैम और सीपीयू में जब डाटा ट्रांसफर होता है तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि वो मल्टीपल वहाँ बसेस होती हैं, और उन बसेस के ऊपर मल्टीपल बिट्स एट ए टाइम ट्रांसफर हो रही होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, वो है आपका पैरेलल ट्रांसमिशन, जहाँ पे मल्टीपल बिट्स एट ए टाइम ट्रांसफर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 और many attributes having different names but same meanings। जी, ये डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा रहा है कि
दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स जिनके मीनिंग्स तो सेम है लेकिन उनके लिए आप नेम डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं, तो ये कौन सी ऑप्शन है, इसको हम एग्जाम्पल के साथ करते हैं। लेट्स सी, वी हैव अ टेबल। यहाँ पे हमारे पास टेबल है, एक स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, ये स्टूडेंट का टेबल है। उसके बाद है कोर्स आईडी और कोर्स का आपके पास स्टूडेंट रोल नंबर है। अगर आप इन दोनों टेबल्स को देखें तो ये जो स्टूडेंट आईडी है ये एट्रीब्यूट भी स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर कर रहा है, और ये जो कोर्स का टेबल है वहाँ पे हमने यूज़ किया स्टूडेंट रोल नंबर को। तो दिस मीन्स कि ये दोनों एट्रीब्यूट्स दो डिफरेंट टेबल्स में हैं, यहाँ पे इनके नेम डिफरेंट है लेकिन जो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं वो सेम इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रही है। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं आपकी सिनोनिम्स। तो ये एग्जांपल है आपकी सिनोनिम्स की। ये बेसिकली क्या है, आपको पता है कि ये आपके डेटाबेस के मुख्तलिफ एरर्स हैं जो कि डेटाबेस के अंदर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं होमोनिम्स की, उसकी एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे फिर दो टेबल हैं, एक आपका कंपनी का टेबल है, उस कंपनी के टेबल में दो एट्रीब्यूट्स हैं, कंपनी का आईडी है और सी नेम एट्रीब्यूट जो है वो कंपनी के नेम के लिए है। उसके बाद एक कस्टमर का टेबल है, कस्टमर आईडी, और वहाँ भी सी नेम यूज़ किया हुआ है। तो अगर आप इसे क्लोजली देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी सी नेम ये कंपनी के नेम के लिए एट्रीब्यूट यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पे जो सी नेम है वो आपके कस्टमर के नेम के लिए यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम हम एट्रीब्यूट का नेम यूज़ कर रहे हैं लेकिन दोनों इन्फॉर्मेशन डिफरेंट स्टोर कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम को स्टूडेंट्स हम लोग नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड होमोनिम्स प्रॉब्लम। उसके बाद हम बात करते हैं डेटा रिडंडेंसी की बात करते हैं। अब डेटा रिडंडेंसी बेसिकली क्या होती है, उसमें अगर आप देखें तो हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल है। अब यहाँ पे तीन एट्रीब्यूट्स हैं, एक स्टूडेंट का आईडी है, एक उसका डेट ऑफ बर्थ है, एक उसका एज है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो डेट ऑफ बर्थ और जो एज का एट्रीब्यूट है ये सेम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप लोगों को। तो अगर हम इन दोनों में से सिर्फ अगर हम डेट ऑफ बर्थ को यूज़ कर लेंगे तो हमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन वहाँ से गेट हो सकती है। दिस मीन्स कि यहाँ पे हम सेम इन्फॉर्मेशन को दो जगह पे स्टोर कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं रिडंडेंसी कहते हैं, डुप्लीकेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो लास्ट प्रॉब्लम है वो है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा। इस पे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर आप लोग, तो एक टेबल है टीचर आईडी और उसका वहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल या उसका मैरिड। अब यहाँ पे तीन एट्रीब्यूट्स हैं। अब ऐसे एट्रीब्यूट जिनका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं उनको हम कहते हैं ये ओवरलैपिंग एट्रीब्यूट्स, आपने पढ़ा होगा। ये जो प्रॉब्लम आ रही है इस प्रॉब्लम को हमने अवॉइड करना होता है और इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा प्रॉब्लम। तो एट द एंड जब हम इसको वाइंड अप करें इसको, तो आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन था वो क्या था कि आपके पास डिफरेंट नेम्स हैं और डिफरेंट नेम्स जो है वो एक ही इंफॉर्मेशन को या एक ही डाटा को स्टोर कर रहे हैं। तो वो राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सी आ रही है, इस एरर को हम क्या नाम देंगे, इस एरर को हम कहते हैं सिनोनिम। तो राइट ऑप्शन इज चार्ली सिनोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। Which protocol is used to connect and provide remote login to computer? Options हैं FTP प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल, टेलनेट प्रोटोकॉल, TCP IP प्रोटोकॉल। अब क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, यहाँ से कीवर्ड्स को फाइंड करते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जो मेन कीवर्ड है वो है कि रिमोट लॉगिन। प्रोटोकॉल का स्टूडेंट्स पता है आपको प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, नेटवर्क्स के ऊपर जब हम डाटा कम्युनिकेट करवाते हैं तो वहाँ पे हमें स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, इनको प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि रिमोट लॉगिन से क्या मुराद है, रिमोट लॉगिन से मुराद है कि आप घर बैठ के अगर आप ऑफिस के सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं तो ये आप रिमोट लॉगिन कर रहे हैं, डिस्टेंस पे लॉगिन कर रहे हैं। इस लॉगिन के लिए हम लोग जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं टेलनेट प्रोटोकॉल, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल नेटवर्क प्रोटोकॉल। इसके अलावा FTP आपको पता है कि ये आपका प्रोटोकॉल जो है ये हम यूज़ करते हैं जहां हमने इंटरनेट के ऊपर अपनी फाइल्स को ट्रांसफ़र करना हो, वहां पे हम फाइल ट्रांसफ़र के लिए FTP प्रोटोकॉल करते हैं। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जब आप लोगों ने वेब पेजेस को एक्सेस करना होता है। दिस इज़ यूज टू एक्सेस डिफरेंट वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स, तो ये वहाँ पे यूज़ होता है। और TCP/IP प्रोटोकॉल आपको पता है कि सबसे फेमस प्रोटोकॉल है, इंटरनेट में यूज़ होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल जो है ये इंश्योर करता है आपकी डाटा की डिलीवरी को, और किस डेस्टिनेशन पे जा रहा है ये प्रोटोकॉल उसको इंश्योर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो आपका था रिमोट लॉगिन के लिए, और उसका आंसर जो है वो टर्मिनल नेटवर्क टेलनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which of the following virus execute when starting the computer? Options are logic bomb virus, number 2 is Chernobyl virus,
नंबर 3 इज बूट सेक्टर वायरस एंड डी ऑप्शन इज डेडलॉ वायरस। वायरस के चैप्टर्स में आप लोगों ने टाइप्स ऑफ वायरसेस डिफरेंट पढ़ी होंगी। अब क्वेश्चंस क्या है कि कौन सा ऐसा वायरस है कि जब आप सिस्टम को लॉगिन करते हैं, सिस्टम को बूट करते हैं, तो बूट करते ही सिस्टम के उसमें एक्टिवेट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, लॉजिक बॉम्ब वायरस के बारे में आपने पढ़ा होगा। लॉजिक बॉम्ब वायरस जो है ये एक ऐसा वायरस है जो कि स्पेसिफिक टाइम पे, स्पेसिफिक डेट पे अपने आप को एक्टिवेट करता है। इसको हम लॉजिक बॉम्ब वायरस भी कहते हैं। उसके बाद चेरनोबिल वायरस। जी, चेरनोबिल वायरस ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि आपके MS ऑफिस की फाइल्स होती हैं, वर्ड की फाइल हैं, पावर पॉइंट की फाइल्स हैं, उन फाइल्स पे अटैक करते हैं। इसके अलावा आपकी जो पार्टीशन होती है उसकी इंफॉर्मेशन को भी अटैक करते हैं। तो ये आपके चेरनोबिल वायरस है। उसके बाद बात करते हैं बूट सेक्टर वायरस की। अब बूट सेक्टर वायरस को मैं इस डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा। ये आपके पास हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर है। आपको पता है हार्ड डिस्क के अंदर कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जिनको हम ट्रैक्स कहते हैं। ब्लू लाइन से इसको हमने हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद उसके अंदर होते हैं डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। यानी कि एक ट्रैक को जब हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम सेक्टर्स कहते हैं। आपकी डिस्क के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, वो आपकी उस सेक्टर्स पे स्टोर होती है। उसमें से एक सेक्टर ऐसा होता है, उस सेक्टर्स को हम कहते हैं कि ये आपका बूट सेक्टर है। जैसे कि बूट का मतलब है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, तो ऐसा सेक्टर जहां से हमारा प्रोसेसर इंफॉर्मेशन को रीड करके कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहा है उसको हम बूट सेक्टर कहेंगे। तो अगर आपके बूट सेक्टर में वायरस आ जाता है तो वो सबसे डेंजरस वायरस होता है। तो राइट ऑप्शन जो है वो इसकी क्या है, बूट सेक्टर वायरस। वो वायरस जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करते ही आप एक्टिवेट हो जाए उसको हम बूट सेक्टर वायरस कहते हैं। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो आपकी है रेड लॉफ वायरस। रेड लॉफ वायरस जो है वो ऐसे वायरसेस हैं जो कि पॉलीमॉर्फिक वायरस भी कहते हैं उनको। इनकी मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं और ये कॉन्स्टेंटली अपनी फॉर्म्स को चेंज करते रहते हैं। और इसको VB स्क्रिप्ट के अंदर प्रोग्रामिंग की गई इसकी, और आपके जितने भी फोल्डर के शॉर्टकट्स बन जाते हैं, देखते होंगे आप, वो सारे जो वायरसेस हैं वो आपके कौन से वायरस हैं, वो आपकी रेड लॉफ वायरसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक और प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आपके पास आ गया, हमने इसकी आउटपुट बतानी है। आपके प्रोग्रामिंग क्वेश्चन जो हैं उसकी रेशो काफ़ी आती है आपके ECAT के टेस्ट के अंदर। तो मेक श्योर कि आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इन्हांस करें, और ख़ासतौर पे जो लूप्स के प्रोग्राम्स हैं, आपके सिलेक्शन स्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स हैं, ऑपरेटर्स के प्रोग्राम्स हैं, उनको अच्छे तरीके से आप करें ताकि आपकी जो आउटपुट है वो आप जल्दी से निकाल सकें। अब यहाँ पे इसको हमें भी दोबारा इसको ड्राई रन करना पड़ेगा। ड्राई रन करके देखते हैं, मीन्स कि हम इसकी स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट को देखते हैं। अब ड्राई रन के अंदर क्या है कि हमने स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चलना है। अब यहां देखें तो इस स्टेटमेंट में लूप, फॉर लूप आपने स्टूडेंट्स पढ़ी होगी। फॉर लूप से करती है आपकी स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करती है, स्टेटमेंट्स को एक खास हद तक एग्जीक्यूट करती है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर तो ये फर्स्ट स्टेप में आपको पता है ये क्या हो गई, ये आपकी इनिशियलाइजेशन हो गई। हमने एक वेरिएबल लिया, सी का वेरिएबल, उसको हम 0 से इनिशियलाइज करवा दिया। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको पता है कि ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्या है, ये मेरी लूप की कंडीशन है। ये कंडीशन बहुत मैटर करती है। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी हमारी जितनी भी बॉडी है उसकी वो सारी एग्जीक्यूट होती जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो सी में 0 है, 0 इज ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। आपको पता है कंडीशन के बाद जो नेक्स्ट साइकिल आता है वो हमारी बॉडी आती है, बॉडी एग्जीक्यूट होती है। क्योंकि कंडीशन ट्रू है हम बॉडी में आ गए, और बॉडी में जब आए तो हमने क्या किया, हमने 0 प्रिंट करवा दिया, तो 0 यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसके बाद बॉडी के बाद आपको पता है कि हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट में जाते हैं। तो यहाँ पे C++ से C के वेरिएबल में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, और अब C की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब यहाँ से दोबारा हम कहाँ जाएंगे, कंडीशन में जाएंगे। अब कंडीशन दोबारा चेक होगी, यहाँ पे अब C 1 हो चुका है, तो क्या कंडीशन चेक होगी, 1 इज ग्रेटर देन 0। अब ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, और फिर बॉडी में आ गए। अब क्या प्रिंट हो गया जी, 1 दोबारा प्रिंट हो गया। तो अब इस प्रोग्राम को क्लोजली देखें तो आप देखेंगे ये कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं हो पा रही। जब कंडीशन फॉल्स नहीं होगी इसका मतलब है कि वो आपकी लूप टर्मिनेट नहीं होगी, और वो इनफाइनाइट टाइम लूप चलती जाएगी। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो क्या है, वो आपका है इनफाइनाइट लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर मल्टीमीडिया अटैचमेंट। जी, आपका इंटरनेट का एक चैप्टर आपने पढ़ा, इंटरनेट का टॉपिक पढ़ा है, उसके अंदर एक टॉपिक था कि आपकी जो मल्टीमीडिया अटैचमेंट्स होती है। मल्टीमीडिया अटैचमेंट्स का मतलब है कि जब आप किसी भी मैसेज के साथ आप जब कोई फाइल भेजते हैं, कोई साउंड भेजते हैं, कोई ऑडियो या वीडियो भेजते हैं, उसको हम मल्टीमीडिया अटैचमेंट कहते हैं। तो जब ये मल्टीमीडिया अटैचमेंट हम भेजते हैं तो वो किस प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके जाती है। अब यहाँ पे देखें तो FTP प्रोटोकॉल आपको बताया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जो कि फाइल्स को ट्रांसफर करता है इंटरनेट के ऊपर।
उसके बाद HTTP प्रोटोकॉल हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आपके वेब पेज के साथ आपके ब्राउज़र का लिंक बनाता है और वेबसाइट वेब पेजेस को आपको शो करवाता है। उसके बाद है NNTP प्रोटोकॉल, जो कि नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आपके जो न्यूज़ ग्रुप्स होते हैं, जो चैट ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स के अंदर आपकी जो इंटरेक्शन है उसके लिए हम NNTP को यूज़ करते हैं। नाउ वी आर लेफ्ट विद MIME प्रोटोकॉल। MIME प्रोटोकॉल स्टैंड्स फॉर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि आपकी जितनी भी अटैचमेंट्स आती हैं आपकी ईमेल के साथ, उनको हैंडल करने के यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल में बी टेम्पोरेरी इन नेचर। फाइल टाइप्स डेटाबेस से पढ़ी होंगी आप लोगों ने स्टूडेंट्स। अब वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स होती हैं, स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल्स होती हैं, आपकी फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल होती हैं, यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल्स होती हैं। तो उसको रिकॉल अगर करें हम लोग, तो कौन सी फाइल है जो कि टेम्परेरी इन नेचर होती है, जो कि जिसमें डाटा जो है वो आर्जी तौर पर स्टोर होता है। तो अगर बात करते हैं मास्टर फाइल की, तो मास्टर फाइल आपको स्टूडेंट्स पता है कि ये वो फाइल है जो कि हमेशा अप टू डेट होती है, और इसमें डाटा जो है वो कब स्टोर होता है, आफ्टर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के बाद स्टोर होता है। तो ये कभी भी टेम्परेरी, आपकी कभी भी टेम्परेरी नहीं होती है, परमानेंट फाइल होती है। उसके बाद बात करें अगर बैकअप फाइल की, तो बैकअप फाइल आपको पता है कि ऐसी फाइल जहां पे आप अपने डाटा की कॉपी स्टोर करते हैं, वो बैकअप फाइल होती है आपकी। रैंडम फाइल ऐसी फाइल होती है जिसमें हम किसी भी रिकॉर्ड तक रैंडमली एक्सेस करते हैं, विदाउट एनी ऑर्डर, विदाउट एनी सीक्वेंस, और यही फिनोमेना आपका रैम के अंदर यूज होता है। अब ट्रांजैक्शन फाइल वो फाइल होती है जिसमें डाटा टेम्पोरेरी स्टोर होता है। इसमें डाटा जो है वो स्टोर होता है बिफोर एग्जीक्यूशन। जब हम डाटा को एग्जीक्यूट करते हैं तो डाटा आपका ट्रांजैक्शन फाइल में पड़ा होता है और वो एग्जीक्यूट होने के बाद आपकी मास्टर फाइल में ट्रांसफर हो जाता है, बट बिफोर दैट ट्रांजैक्शन फाइल में पड़ा होता है। अब जब डाटा ट्रांजैक्शन फाइल से मास्टर फाइल में चला गया आफ्टर एग्जीक्यूशन, तो ये ट्रांजैक्शन फाइल दोबारा क्या हो जाती है, टेम्पोरेरी, यानी कि दोबारा एम्प्टी हो जाती है। तो इसलिए इसको हम टेम्पोरेरी फाइल या एम्प्टी फाइल भी कहते हैं, ट्रांजैक्शन फाइल्स को। नेक्स्ट चलते हैं जी। दोबारा आपके पास एक प्रोग्राम आया। इस प्रोग्राम में अगर आप देखें तो इस लाइन में कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इस एक्सप्रेशन में अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो अब आपके पास मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं। आपको पता है ये आपका जो है आपका मॉडुलस ऑपरेटर है जो कि रिमाइंडर रिटर्न करता है आपको, ये आपका मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, ये आपका डिवीजन ऑपरेटर है, ये आपका प्लस ऑपरेटर है। तो बेसिकली ये टॉपिक है आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस का, कि जब आपके एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स आ जाएं तो आपने उन ऑपरेटर्स में से पहले किसको वैल्यूएट करना है और बाद में किसको वैल्यूएट करना है। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जो आपका मॉडुलस ऑपरेटर है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो पहले आपका जो है वो मॉडुलस ऑपरेटर इवैल्यूएट होगा और वो आपको रिमाइंडर देता है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। 9 मॉडुलस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 2 प्लस 3। अब यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो इवैल्यूएशन है वो मॉडुलस ऑपरेटर की, जो कि रिमाइंडर देता है। जब हम 9 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचता है, 1। तो इसका आंसर 1 आ गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 2 प्लस 3। तो आपका एक्सप्रेशन जो है वो शॉर्ट हो गया, इस फॉर्म में आ गया। अब आपके पास 3 ऑपरेटर हैं, एक आपके पास मल्टीप्लाई है, एक डिवाइड है और प्लस है। आपको पता है प्लस ऑपरेटर जो है सबसे इसमें से सबसे एंड पे इवैल्यूएट होता है। मल्टीप्लाई डिवाइड की प्रायोरिटी टेबल अगर देखिए आप, तो उस टेबल के अंदर इनकी जो प्रायोरिटी है वो सेम लेवल की होती है। जब दो ऑपरेटर ऐसे आ जाए जिनमें ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सेम लेवल की हो, तो जो सबसे लेफ्ट पे ऑपरेटर होगा हम उसको वैल्यूएट करेंगे। तो यहाँ पे देखें तो ये मल्टीप्लाई सबसे लेफ्ट पे है, पहले ये वैल्यूएट होगा, इट विल बिकम 4 डिवाइड बाय 2 प्लस 3। नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 ऑपरेटर्स, प्लस एंड डिवीजन। डिवीजन पहले होगी, 4 डिवाइड बाय 2 इट विल बिकम 2 एंड देन प्लस 3 एंड नाउ द आंसर इज फाइनल इज 5। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो इसका आंसर जो है वो 5 होगा। तो ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है ये भी आपके पास एक टेबल होता है, इसको आप जरूर देखिएगा और उसके अकॉर्डिंग हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना होता है, उसका आंसर देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कम्युनिकेशन डिवाइस कनेक्ट्स टू सिमिलर नेटवर्क सेगमेंट्स। जी, नेटवर्क का टॉपिक है। नेटवर्क्स में आपने पढ़ा होगा मुख्तलिफ डिवाइसेस होती हैं। अब इनमें से कौन सी डिवाइस है जो कि आपके सिमिलर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करती है। सिमिलर नेटवर्क्स का मतलब है कि वो सेम प्रोटोकॉल के, जैसे 2 डिफरेंट लैन्स हैं। अगर हम बात करें, एक लैन है और एक ये लैन है।
अब ये दोनों जो हैं वो सेम प्रोटोकॉल के ऊपर बने हुए हैं। तो जब आपके पास सेम प्रोटोकॉल नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना होता है तो स्टूडेंट्स वहां पे हम लोग यूज करते हैं एक डिवाइस है जिसको हम कहते हैं ब्रिज। तो ब्रिज जो है वो सेम नेटवर्क को यूज करती है, कनेक्ट करती है। गेटवे यूज करते हैं जहां पे डिफरेंट नेटवर्क्स प्रोटोकॉल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे आपका एक लैन लोकल एरिया नेटवर्क है जो कि बिल्डिंग में बना हुआ है, और एक आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है जो कि एक सिटी वाइज एरिया कवर करता है। ये दोनों डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे बने हुए हैं। तो जब इनको हम आपस में कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं वो आपकी है गेटवे डिवाइस। उसके बाद सर्वर कंप्यूटर्स की बात करें तो सर्वर कंप्यूटर आपको पता है कि जब हमने क्लाइंट सर्वर मॉडल बनाना होता है तो सर्वर कंप्यूटर जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है उसको हम डेजिग्नेट करते हैं, तो वो आपका सर्वर कंप्यूटर है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राउटर? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स आपको पता है कि राउटर जो है उसको हम इंटेलिजेंस डिवाइस भी कहते हैं। इट इज अ मल्टी फंक्शनल डिवाइस। व्हाई वी कॉल इट फंक्शनल डिवाइस? बिकॉज इसके बहुत से काम है। सबसे जो इंपॉर्टेंट काम राउटर का होता है स्टूडेंट्स, वो आपको पता है कि डाटा के जो पैकेट्स होते हैं, आपको पता है कि इंटरनेट के ऊपर डाटा जब ट्रैवल करता है तो वो पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। उन पैकेट्स को फॉरवर्ड करना ये आपके राउटर का पहला काम है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर सेकंड बात करें उसके काम की, तो जो दो डिवाइसेस के दरमियान में स्टूडेंट बेस्ट राउट है यानी कि बेस्ट पाथ है उसको सेलेक्ट करना भी काम किसका? आपके राउटर का काम होता है। और तीसरा अहम काम जो है वो इसका है, उसे कहते हैं कि आपके सिग्नल्स को बूस्ट करना, या उसके लिए हम वर्ड करते हैं एम्पलीफाई का वर्ड। आपको पता है कि जब आपका कोई भी डाटा है जब वो डिस्टेंस पे जाता है तो वो उसके सिग्नल जो हैं वो कुछ डिस्टेंस के बाद वीक हो जाते हैं, उसको हमें एम्पलीफाई करना पड़ता है, उनको हमें बूस्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए भी हम डिफरेंट सेंडर और रिसीवर के दरमियान में हम राउटर डिवाइस प्लेस कर देते हैं जो कि उसको री एम्पलीफाई करती है, दोबारा उसमें स्ट्रेंथ जो है लेके आती है, ताकि डाटा जो है वो आपका रिसीविंग एंड पे, सेंडिंग से रिसीविंग एंड पे प्रॉपर फॉर्म में पहुंच सके। अब क्वेश्चन था कि सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, तो वो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन जो है वो आपका कौन सी डिवाइस है? ब्रिज डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेटाबेस से क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल? जी, जैसे स्टूडेंट्स आपको पता है ये डेटाबेस का क्वेश्चन है। अब डेटाबेस में क्वेश्चन में अगर हम देखें इसमें, तो वो पूछ रहा है कि कौन सा व्यू है टेबल का जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर का टेबल देखते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे चार ऑप्शन है हमारे पास: डेटा शीट व्यू, कॉलमनर व्यू, डिजाइन व्यू और विजिट व्यू। सबसे पहले आपको पता होगा स्ट्रक्चर क्या होता है। टेबल के स्ट्रक्चर से मुराद है कि उस टेबल में कौन कौन सी फील्ड्स हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी टाइप्स क्या है। अगर यहाँ पे हम एक डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में ये किसी भी टेबल का स्ट्रक्चरल व्यू आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया जा रहा है। इसमें ये कॉलम जो है आपकी एट्रीब्यूट्स को शो कर रहे हैं, ये उनकी फील्ड डाटा टाइप्स को शो कर रहे हैं, मीन्स के उस फील्ड्स के अंदर किस किस्म का डाटा स्टोर हो सकता है। तो ये एक स्ट्रक्चरल व्यू है जहाँ पे हम डाटा को डाटाबेस जो टेबल है उसका स्ट्रक्चर, उसका जो मैकेनिज्म है वो प्रिपेयर करते हैं। इस व्यू को हम स्टूडेंट्स कहते हैं, ये है आपका डिजाइन व्यू। कोई भी टेबल है उस टेबल के मेन दो व्यूज होते हैं, एक आपका डिजाइन व्यू होता है और दूसरा आपका होता है डेटा शीट व्यू। अब डेटा शीट व्यू हम कहाँ यूज करते हैं? डेटा शीट व्यू जो है वो हम जब हमने अपने टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना होता है टेबल की फॉर्म में, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में, तो वो आपका व्यू जो है वो आपका डेटा शीट व्यू होता है। कॉलमनर व्यू भी सेम लाइक एज डेटा शीट व्यू होता है। हाँ, और डिजाइन व्यू इज द राइट आंसर जहां पे आप उस टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे होते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके फील्ड्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। और विजिट व्यू जो है, विजिट बेसिकली आपको पता है कि सेट ऑफ स्टेप्स को कहते हैं, जो कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम स्टेप परफॉर्म करते हैं, वो आपका विजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which form of dependency is removed in third normal form? Very important question. डेटाबेस में स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा कि मुख्तलिफ नॉर्मल फॉर्म्स हैं। नॉर्मल फॉर्म्स क्या होती हैं? जिसमें आप एक कॉम्प्लेक्स डेटाबेस को एक सिंपल और एक एरर फ्री डेटाबेस में कन्वर्ट करते हैं। इसको नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक आपने पढ़ा होगा। अब हमारी बुक के अंदर तीन नॉर्मल फॉर्म है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, सेकंड नॉर्मल, थर्ड नॉर्मल फॉर्म है। अब इन तीनों नॉर्मल फॉर्म्स में करते क्या है, हम लोग डेटाबेस के अंदर जो मुख्तलिफ एरर्स होते हैं, डुप्लीकेशंस होती हैं, डिपेंडेंसीज होती हैं, उनको हम रिमूव करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आपकी जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म है उसके अंदर कौन सी डिपेंडेंसी रिमूव होती है। तो उसके लिए हम एक टेबल की एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक टेबल है, उसमें स्टूडेंट का टेबल है। उस स्टूडेंट के टेबल के अंदर आपकी तीन फील्ड्स हैं, स्टूडेंट आईडी,
और इसको मैंने क्या हुआ है प्राइमरी की, और प्राइमरी की वाला जो एट्रीब्यूट है उसको हम डेटाबेस की टर्म में कहते हैं की एट्रीब्यूट्स का नाम देते हैं उसको। अब बाकी ये जो दो फील्ड्स हैं ये आपके क्या है, ये नॉन की एट्रीब्यूट्स है, बिकॉज ये की प्राइमरी की के साथ पार्टिसिपेट नहीं करे, तो दीज आर कॉल्ड नॉन की एट्रीब्यूट्स। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है? थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आपने ये पढ़ा होगा कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में अगर नॉन की एट्रीब्यूट आपके की एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिपेंड करें तो वहां पे एक प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी, और ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी को हम रिमूव करते हैं। इस टेबल को हम फिर डीकम्पोज करेंगे डिफरेंट मल्टीपल टेबल्स में, जिससे डिपेंडेंसी जो है वो आपकी खत्म हो जाएंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डेटाबेस में आपकी नॉर्मलाइजेशन में से क्वेश्चन लाजमी आता होता है। तो राइट ऑप्शन क्या है आपकी? ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट अगेन प्रोग्राम का क्वेश्चन आ गया, प्रोग्रामिंग का, उसको हम देखते हैं ड्राई रन करके। स्टेटमेंट में स्टेटमेंट चलते हैं। फर्स्ट लाइन पे चलते हैं। फर्स्ट लाइन में हमने दो वेरिएबल यहां डिक्लेयर किए हैं, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0। अब यहां देखें तो यहां पे इफ में कंडीशन दी गई है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी स्टूडेंट्स तो हम ये जो इफ की बॉडी है हमारा कंट्रोल वहां आ जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम यहां से ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है ये इस बॉडी के बाहर है वहां चले जाएंगे। तो कंडीशन को इवैल्यूएट करते हैं। x इज ग्रेटर देन 0, x में 1 है, 1 इज ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। दूसरी कंडीशन है y इज 0, तो 0 इज लेस देन 0, ये हमारे पास कंडीशन क्या आ गई? ये फॉल्स आ गई। अब एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है, और दरमियान में ये साइन आपको पता है ये एंड ऑपरेटर का साइन है, और एंड ऑपरेटर में हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब तक तमाम आपकी कंडीशंस ट्रू नहीं होगी हमारा आंसर ट्रू नहीं आएगा। तो जब हम इसको ट्रू और फॉल्स को एंड करेंगे तो हमारी जो एक्चुअल कंडीशन होल कंडीशन है वो क्या हो जाएगी? वो हमारी फॉल्स हो जाएगी। जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा कंट्रोल जो है वो इस बॉडी में ट्रांसफर नहीं होगा, हम इस लाइन से ही डायरेक्ट आ जाएंगे कहाँ पे? इस प्रिंट स्टेटमेंट में आ जाएंगे, और जब यहाँ पे हम x और y की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो जो ओरिजिनल वैल्यू थी 1 और 0 वो वहां पे प्रिंट हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन, 1 और 0। अब इस क्वेश्चन को अगर हम चेंज करके देखें, अगर कंडीशन ये ट्रू होती तो फिर क्या होना था? हमने बॉडी के अंदर आना था, और ये लाइन जो अगर देखें आप तो ये क्या हो रहा है? ये मल्टी असाइनमेंट यहाँ पे हो रही है, यानी कि एक ही स्टेटमेंट के जरिए हमने मल्टीपल वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर दी। एक्स और वाई में दोनों में 23 आ जाना था, और जब प्रिंट करना था 23 वो प्रिंट हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड इन यूनिकोड इनकोडिंग स्कीम? सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको इनकोडिंग स्कीम्स का आइडिया होना चाहिए। इनकोडिंग स्कीम्स क्या होती है? हमारे पास जो डाटा है वो डिफरेंट फॉर्म्स भी होता है कंप्यूटर के अंदर, उसके टेक्सचुअल फॉर्म में भी होता है, पिक्चर्स की फॉर्म में भी होता है। इस डाटा को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करने के लिए इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये वो इनकोडिंग स्कीम्स हैं जो कि हमारे डाटा को बाइनरी में कन्वर्ट करती हैं। इनकोडिंग डिफरेंट इनकोडिंग स्कीम्स हमारे पास। 4 बिट इनकोडिंग स्कीम्स की बात करें तो वो हमारे पास है BCD इनकोडिंग स्कीम। अगर हम 8 बिट इनकोडिंग स्कीम की बात करते हैं तो इसमें 2 वर्जन आते हैं हमारे पास। एक ASCII इनकोडिंग स्कीम भी है, उसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो 8 बिट्स कंसिस्ट करता है, और इसके अलावा एक और इनकोडिंग स्कीम है EBCDIC इनकोडिंग स्कीम। 16 बिट्स जो है वो आपकी यूनिकोड, यूनिवर्सल कोडिंग स्कीम। ये आमतौर पे जो आपके सुपर कंप्यूटर्स हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, वहां पे यूनिकोड इनकोडिंग स्कीम यूज होती है, और इनकी नंबर ऑफ बिट्स भी हैं। अगर BCD4, अच्छा, नंबर ऑफ बिट्स जो है इनका अपना एक रिलेशन होता है। दिस मीन्स के नंबर ऑफ बिट्स बताती हैं कि इस इनकोडिंग स्कीम्स के अंदर हम कितने कैरेक्टर्स को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स अगर 4 बिट है, दिस मीन्स 2 की पावर 4, 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स इसका फॉर्मूला है, 2 की पावर 4 मीन्स 16 कैरेक्टर्स। दिस मीन्स के BCD के अंदर हम 16 कैरेक्टर्स जो है वो कंप्यूटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से 8 बिट्स है, 16 बिट्स है, तो यूनिकोड की कैपेसिटी देखिए सबसे ज्यादा है 2 की पावर 16, यानी कि इतने कैरेक्टर्स जो हैं वो हम इन कोडिंग स्कीम्स के जरिए कंप्यूटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन इज 16 बिट, जो कि यूनिकोड इनकोडिंग स्कीम्स की नंबर ऑफ बिट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम एट द सेम टाइम इज कॉल्ड।
इस प्रोसेस के बारे में कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि ये कौन सा प्रोसेस है जहाँ पे हमारा कंप्यूटर जो है वो मल्टीपल प्रोग्राम्स को एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट करता है। अब यहाँ पे देखिए तो डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं। नंबर ए मल्टीटास्किंग है, मल्टी प्रोसेसिंग है, मल्टी ऑपरेटिंग है और मल्टी यूजर है। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। मल्टी प्रोसेसिंग की बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट करें, हमारे पास एक टास्क है T1, उस टास्क को मल्टीपल प्रोसेसर जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, प्रोसेसर 1, प्रोसेसर 2, प्रोसेसर 3। इस प्रोसेस को कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, जहां पे सिंगल टास्क होगी और प्रोसेसर्स क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। आपको पता है कि आगे जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं वो क्वाड कोर हैं, डुअल कोर हैं, तो वो मल्टीपल प्रोसेसर उस पर यूज हो रहे होते हैं, इनकी स्पीड भी काफ़ी हाई होती है। अगर हम बात करते हैं मल्टीपल टास्किंग की, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास टास्क मल्टीपल है और ये तीनों टास्क जो है इनको एग्जीक्यूट करने के लिए हम एक प्रोसेसर यूज कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। जिस तरीके से अगर आप डायग्राम को देखें तो यहाँ पे एट द सेम टाइम आप वर्ड में कंपोजिंग भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आप कैलकुलेटर भी यूज कर रहे हैं, एट द सेम टाइम जो है वो आप ब्राउजिंग भी कर रहे हैं। तो ये एक मल्टीटास्किंग की एग्जांपल है जहाँ पे एक सिंगल यूजर एक टाइम के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। मल्टी ऑपरेटिंग का मतलब है जहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल होते हैं, ये भी हम यूज़ करते हैं सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर। और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जो आपकी विंडो है, ये मल्टीपल यूजर्स को एट द सेम टाइम सर्विसेज प्रोवाइड करती है। डॉस जो है वो आपकी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि एक टाइम में सिर्फ एक टास्क एक यूजर जो परफॉर्म कर सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या है इसकी, मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। द ट्रांसलेटेड प्रोग्राम इनटू मशीन कोड इज कॉल्ड। जी, तो कीवर्ड यहाँ पे था कि जब हमारा प्रोग्राम ट्रांसलेट होता है तो वो मशीन कोड में ट्रांसलेट हो जाता है। मशीन कोड को हम बाइनरी कोड भी कहते हैं, 0-1 कोड भी कहते हैं, जो यानी कि एक्सी फाइल उसकी कन्वर्ट हो जाता है एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सोर्स प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, सिस्टम प्रोग्राम और एप्लीकेशन प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम क्या होता है? स्टूडेंट्स, आप लोग डिफरेंट हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं, आप लोग जावा यूज करते हैं, सी यूज करते हैं, पाइथन यूज करते हैं। तो हर वो प्रोग्राम, हर वो कोडिंग जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं उसको हम सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। उसके बाद काम स्टार्ट होता है कंपाइलर का। कंपाइलर जो है वो क्या करता है, कंपाइलर इस हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइल करेगा और कंपाइल करने के बाद उसको मशीन लैंग्वेज में या मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देगा। उसको हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं, मशीन कोड भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। उसके बाद सिस्टम प्रोग्राम, सिस्टम प्रोग्रामिंग जो है वो बेसिकली क्या होती है, जिसको हम हार्डवेयर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। ऐसी प्रोग्रामिंग जिसमें हम हार्डवेयर्स को, आपके प्रोसेसर्स को, आपके मदरबोर्ड को हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसको हम हार्डवेयर प्रोग्रामिंग, सिस्टम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। और एप्लीकेशन प्रोग्राम, आपको पता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, वर्ड, एक्सेल की बात हो रही है, जो कि स्पेसिफिक यूजर के टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपका, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। यहाँ पे अगर डायग्राम में देखें तो ये एक कोड हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज में, इसको सोर्स कोड कहते हैं। हमारे कंपाइलर जब इसको कंपाइल किया तो ये बाइनरी फॉर्म में 0-1 में कन्वर्ट हो गया, जिसको हमने ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का नाम दिया। तो ट्रांसलेटेड प्रोग्राम या मशीन कोड में ट्रांसलेट प्रोग्राम जो है उसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। जी, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अगेन प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आ गया, इसको हम स्टेट बाय स्टेटमेंट रन करते हैं और फिर उसकी आउटपुट देखते हैं। ड्राई रन करते हैं इसको। अब इस लाइन को देखें तो यहाँ पे 2 वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं, ए में 3 है और बी में 6 है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे यहाँ कंडीशन है। अब एक कंडीशन को देखें अगर आप, तो a प्लस बी इज लेस देन 9। अब a प्लस बी को ऐड करें तो 9 आता है। कंडीशन चेक करें, 9 इज लेस देन 9। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो गई। आपको पता है कि इफ एल्स के अंदर क्या होता है कि इफ में जो कंडीशन होती है अगर वो ट्रू हो तो इफ के बाद जो कोड होता है वो चलता है, एग्जीक्यूट होता है, और अगर इफ में कंडीशन फॉल्स हो तो जो एल्स के बाद पार्ट है वो चलता है एग्जीक्यूट। अब क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई है तो हमारा जो ये वाला कोड है एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम एल्स पार्ट में आ जाएंगे, और जब एल्स पार्ट में आएंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, बी प्रिंट हो जाएगा। अब बी में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, बी में हमारे पास 6 पड़ा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, एक और प्रिंटिंग हो रही है, a प्लस बी यानी कि 3 और 6 को ऐड करके 9। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनती है वो क्या है, 69, जो कि इसकी प्रॉपर आउटपुट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इन प्रोग्रामिंग द लूप विच नेवर एंड इज कॉल्ड।
प्रोग्रामिंग के अंदर लूप जो है वो फाइनाइट भी होती हैं, अनइनफाइनाइट भी होती हैं। तो ऐसी लूप जो कि कभी भी फॉल्स नहीं होगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगी, उसको हम इनफाइनाइट लूप कहते हैं। फाइनाइट लूप क्या होती है? ऐसी लूप जिसके अंदर हमारे पास लिमिटेड स्टेप्स होते हैं और वहाँ पे लाजमी कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे आप अपनी कंडीशन को फॉल्स करते हैं। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स ही नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि वो लूप मल्टीपल टाइम चलती जाएगी। उस लूप को हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट लूप कहते हैं। और जो लूप एक स्पेसिफिक टाइम पे जाके फॉल्स हो जाए उसको हम फाइनाइट लूप कहते हैं। इसको हम एक प्रोग्राम एग्जांपल से देखते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, A7 B में 9। अब अगर हम देखें वाइल लूप के अंदर कंडीशन देखें तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? 9 इज ग्रेटर देन 7। अब ये कंडीशन क्या है? ये ट्रू है। बॉडी में आएंगे, जब बॉडी में आएंगे आगे तो ये पूरी लाइन दोबारा प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं रखा हुआ, लेकिन आपको पता है बाय डिफॉल्ट सी लैंग्वेज में एक का इंक्रीमेंट हो जाता है। हम दोबारा फिर यहाँ से लूप की दोबारा कंडीशन में आ जाएंगे और दोबारा कंडीशन चेक होगी। जब कंडीशन दोबारा चेक होगी तो कंडीशन दोबारा ट्रू हो जाएगी और ये लाइन दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे कंडीशन कभी भी हमारी फॉल्स नहीं होगी। तो इस प्रोग्राम को हम कहते हैं कि ये इनफाइनाइट लूप का प्रोग्राम है जहाँ पे कोई भी कंडीशन फॉल्स नहीं हो पा रही। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका है इनफाइनाइट लूप, जो कभी भी एंड नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोबारा एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे डू वाइल लूप आपने पढ़ी होगी, जिसको हम प्री टेस्ट लूप, पोस्ट टेस्ट लूप, दो तरह की लूप्स होती हैं। प्री टेस्ट लूप वो होती है जहाँ पे कंडीशन पहले टेस्ट होती है, जिस तरह वाइल लूप है उसको हम प्री टेस्ट लूप कहते हैं। और जो पोस्ट लूप जिसपे हमारी बॉडी के बाद कंडीशन चेक होती है उसको हम पोस्ट टेस्ट लूप कहते हैं, जो कि डू वाइल है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, चेक करते हैं, ड्राई रन करते हैं इस प्रोग्राम को। स्टेटमेंट में स्टेटमेंट हम इसको चेक करते हैं। यहां पे अगर देखें दो वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं, x के अंदर हमने 5 स्टोर करवा दी है और y के अंदर हमने 3 स्टोर करवा दी है। अब आपको पता है कि डू वाइल जो है वो डू के कीवर्ड से स्टार्ट होती है। डू का मतलब है कि बॉडी के अंदर हमारा कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, अभी कंडीशन चेक नहीं हुई, क्योंकि कंडीशन आपको पता है कंडीशन बॉडी के एंड पे होगी। ये डू वाइल लूप की पहचान होती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि डू वाइल लूप में कंडीशन अगर फॉल्स भी हो तो बॉडी वन टाइम एग्जीक्यूट जरूर होती है। अब इस स्टेटमेंट को देखें, x इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई 2। अब x पे क्या है बेटा? 5 है। जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x पे नई वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। उसके बाद हम इस नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, y इज इक्वल टू वाई प्लस 2। अब y में क्या है? 3 है, तो y में 3 प्लस 2, y में क्या आ गया? 5 आ गया। अब उसके बाद कंडीशन चेक होगी जी, y में 5 है, 5 इज लेस देन 7। इसका मतलब है कंडीशन हमारी क्या है? कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब है कि हम दोबारा से इस बॉडी में आ जाएंगे क्योंकि कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। जब इस बॉडी में आए तो x में 10 पड़ा हुआ था। अब क्योंकि x में 5 से 10 अपडेट वैल्यू हो चुकी है, तो अब यहाँ पे 10 इंटू 2 होगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 2। दिस मीन्स कि x में अब क्या आ गया? x में 20 आ गया। और y में 5 था, दोबारा 5 प्लस 2, दिस मीन्स कि y में अब वैल्यू अपडेट क्या हो गई? 7। x में अब 20 पड़ा हुआ है अपडेटेड वैल्यू और y में 7 पड़ा हुआ है। हम अब बॉडी से बाहर आए, अब दोबारा लूप चेक की। अब यहाँ पे कंडीशन देखिए, 7 इज लेस देन 7। अब ये कंडीशन क्या हो गई? ये कंडीशन फॉल्स हो गई। दिस मीन्स कि अब हम दोबारा बॉडी में नहीं आएंगे, इस बॉडी से ही हम दोबारा हमारा कंट्रोल कहाँ आ जाएगा? इस प्रिंट स्टेटमेंट की तरफ आ जाएगा। और जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमने x की वैल्यू प्रिंट करवानी है और x में जो अपडेटेड वैल्यू है वो क्या पड़ी होगी? वो आपकी 20 पड़ी होगी। तो 20 इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ टेबल कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्राइमरी की एट्रीब्यूट? इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट है जो कि प्राइमरी के एट्रीब्यूट के तौर पे आपको सिलेक्ट नहीं कर सकते? द ऑप्शंस आर, स्टूडेंट नेम का एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर का एट्रीब्यूट है, आपकी मोबाइल सिम नंबर का एट्रीब्यूट है और एटीएम कार्ड नंबर का एट्रीब्यूट है। तो अगर आपको पता हो तो हम अपने टेबल के अंदर एक प्राइमरी की को सिलेक्ट करते हैं। प्राइमरी की क्या होती है? ऐसी की जो कि यूनिक होती है, जो कि बार बार रिपीट नहीं हो सकती। आपके टेबल के अंदर हम रिकॉर्ड्स को जब यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है तो हम उसमें से एक एट्रीब्यूट को प्राइमरी की एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर देते हैं और फिर बाद में आपको पता है कि उस एट्रीब्यूट की बेस पे हम सर्चिंग, सॉर्टिंग और मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपको पता है कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जब हर बच्चे का एडमिशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो यूनिक होता है। इसका मतलब है कि ये जो है ये आपका
प्राइमरी की के तौर पे सेट हो सकता है। मोबाइल सिम नंबर ये भी यूनिक होता है, ये भी प्राइमरी की तौर पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एटीएम कार्ड का नंबर भी यूनिक होता है, इसको भी हम प्राइमरी की तौर पे ले सकते हैं। हाँ, अब आपको ये स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नेम वो एट्रीब्यूट है, एक क्लास में अली नाम के 2 बच्चे भी हो सकते हैं। इसका मतलब है स्टूडेंट नेम एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट इस पे जिसको हम एज ए प्राइमरी की एट्रीब्यूट यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें डुप्लीकेशन आ गई, इसमें रेपिटेशन आ गई। इस तरीके से यहाँ मैंने बताया स्टूडेंट नेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, सिम है, तो स्टूडेंट नेम वो एट्रीब्यूट है जिसको हम प्राइमरी की के तौर पे सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका? स्टूडेंट नेम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मेमोरी इज एलोकेटेड टू अ लोकल वेरिएबल एट द टाइम ऑफ इट्स। आपको पता है कि वेरिएबल में आपने पढ़ा होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, नेम्ड मेमोरी लोकेशन होते हैं। वेरिएबल्स का मकसद ही क्या होता है कि जो हम वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते हैं उनको मेमोरी में रैम के अंदर जाके एलोकेट करते हैं उसकी मेमोरी को डिपेंडिंग अपॉन देयर डाटा टाइप के ऊपर। अब क्वेश्चन क्या है, किसी भी वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट कब होती है? उससे कुछ फेजेस होते हैं। अगर हम बात करते हैं डिक्लेरेशन फेज की, तो डिक्लेरेशन फेज में क्या होता है कि आप किसी भी वेरिएबल की टाइप बताते हो और साथ उसका नाम बता देते हो, ये डिक्लेरेशन हो गई। यानी कि आपने डाटा टाइप बताई और वेरिएबल का नाम बताया, डिक्लेयर हो गया। अभी इसको मेमोरी एलोकेट नहीं हुई। उसके बाद इनिशियलाइजेशन क्या होता है कि आपने उस वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू भी असाइन कर दी, इसको होता है इनिशियलाइजेशन। असाइनिंग वैल्यू टू द वेरिएबल इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन प्रोसेस। अब आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। अब डेफिनेशन क्या है? वेरिएबल डेफिनेशन। जब आप ऐसा लिखते हैं तो बेसिकली क्या होता है, आपको पता है कि इंटीजर जो है वो एक ऐसी टाइप है जो कि मेमोरी में 2 बाइट रिजर्व होता है। अब बैकएंड में क्या हो रहा होगा, मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर क्या हो रहा होगा, जब आप स्टेटमेंट ये लिखते हो तो आपकी रैम के अंदर एक सेल बनेगा, उस सेल को हम नाम देंगे x का, और उसमें जो मेमोरी एलोकेट होगी उसको कितनी होगी? 2 बाइट, और उसमें क्या वैल्यू पड़ी होगी? उसमें 10 वैल्यू पड़ी होगी। अब जितनी भी ये आपकी रैम के अंदर या मेन मेमोरी के अंदर आपके वेरिएबल्स की मेमोरी एलोकेशन है, ये कब हो रही होती है? जब आपका वेरिएबल डिफाइन हो रहा होता है। तो चार्ली इज द राइट ऑप्शन, डेफिनेशन, कि मेमोरी आपके, अगर हम कॉन्सेप्ट्स की बात करें, लिखने की बात करें, तो डिक्लेरेशन में डेफिनेशन में कोई फ़र्क नहीं है, कंसेप्चुअली फ़र्क ही है। कंसेप्चुअली फ़र्क के मीन्स के डिक्लेरेशन में मेमोरी साइन नहीं होती, जब हम डिक्लेयर कर लेते हैं तो फिर उसको जब मेमोरी साइन होगी उसको हम डेफिनेशन का नाम देंगे। एलोकेशन जो है वो भी एक टर्म है जिसका मतलब है कि मेमोरी एलोकेट करना, बट द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगेन एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आ गया और यहाँ पे दोबारा आपके जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, पोस्ट फिक्स, प्री फिक्स क्वेश्चंस के, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पे इसको ड्राई रन करते हैं और इसकी ऑप्शन को देखते हैं कि कौन सी इसकी ऑप्शन जो है वो सही है। स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट देखें। स्टेटमेंट नंबर 1 पे देखें, यहाँ पे 2 वेरिएबल हमने डिफाइन की है, इंटीजर के टाइप है उनकी। एज के अंदर हमने 8 स्टोर करवा दिया और आई वेरिएबल जो है उसके अंदर हमने 9 स्टोर करवा दिया। अब 2 वेरिएबल इनिशियलाइज हो गए। अब आते हैं मेन स्टेटमेंट नंबर 2 के ऊपर, जहाँ पे मेन आपकी जो है वो कैलकुलेशन हो रही है। अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें तो ये ऑपरेटर जो है ये आपका कौन सा ऑपरेटर है? प्लस ऑपरेटर है, मीन्स कि ये एडिशन कर रहा है। और ये ऑपरेटर जो है इसको हम नाम देंगे कि ये आपका कौन सा ऑपरेटर है? इसको हम कहेंगे ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इट इज कॉल्ड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट करेगा क्या? ऑब्वियसली इंक्रीमेंट तो करेगा, लेकिन प्री का मतलब क्या होता है? पहले इंक्रीमेंट करेगा, उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अब मिसाल के तौर पे एज में क्या है? 8 है, 8 को पहले ये इंक्रीमेंट करेगा, 8 विल बिकम 9, तो अब एज की वैल्यू अपडेट हो गई 9 में, प्लस आई। तो यहां पे अगर हम देखें तो आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू भी 9 है, तो 9 + 9 क्या हो गया? 18। तो बी में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 18 आएगी। तो यहां पे आउटपुट जो है वो भी हमारी 18 आएगी। 18 इज द राइट आंसर। तो ये प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में डिफरेंस है। अब इस क्वेश्चन को हम एक और तरह से करते हैं। फर्स्ट करें, यही क्वेश्चन है, हम इसकी उस लाइन को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हैं। ये लाइन अगर देखें तो उसको मैंने यहां पे ये प्रीफिक्स थी, यहां ये पोस्ट फिक्स की फॉर्म में आ चुकी है, ये प्लस ऑपरेटर है। अच्छा, पोस्ट फिक्स में क्या होना है? पोस्ट फिक्स में भी इंक्रीमेंट तो होना ही होना है एच की वैल्यू में, बट ऑपरेशन से बाद में इंक्रीमेंट होना है। यानी कि यहाँ पे जो एज की वैल्यू ऊपर से 8 आ रही है वो पहले यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी प्लस के साथ, और आई जो है वो क्या है? 9। 8 और 9 क्या आ गया? 17।
तो इस केस में अगर हम बी की वैल्यू को आउटपुट करवाएंगे तो वो वैल्यू हमारी क्या आउटपुट आएगी, 17 आएगी, जब हमने यहाँ पे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट को यूज किया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम प्रोड्यूस एक्जी फाइल, या हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स हैं, लिंकर, लोडर, असेंबलर, कंपाइलर, इसमें से कौन सा प्रोग्राम है जो कि एक्जी फाइल बनाता है। और एक्जी फाइल वो फाइल है जो कि 01 की फॉर्म में होती है और उसको कंपाइलर जो हमारा बाद में एग्जीक्यूट करता है। अगर हम स्टार्ट से चले तो ऑब्वियसली सबसे पहले आपकी एक सोर्स फाइल होती है। अब सोर्स फाइल क्या होगी, वो फाइल जो आप किसी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे वो सोर्स फाइल होती है। सोर्स फाइल को हम कंपाइल करते हैं, कंपाइलर करेगा इसको, और वही सोर्स फाइल जो है वो ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि ऑब्जेक्ट फाइल बन गई उसकी, ऑब्जेक्ट कोड बन गया। अब जब ऑब्जेक्ट फाइल बन गई उसकी, तो ऑब्जेक्ट फाइल के साथ हमारी लाइब्रेरी फाइल जो है वो अटैच होगी, और ये पूरा प्रोसेस ऑब्जेक्ट फाइल को लाइब्रेरी फाइल से कनेक्ट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं लिंकिंग। और उसके लिए प्रोग्राम कौन सा यूज करते हैं, हम लिंकर यूज करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिंकिंग, बट द प्रोग्राम दैट लिंक ऑब्जेक्ट फाइल विद लाइब्रेरी फाइल इज लिंकर। तो जब ये दोनों फाइल आपस में कंबाइन करेंगी तो आपकी फाइल जो है वो ऑब्जेक्ट फाइल से कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, एक्जी फाइल के अंदर, यानी कि एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर 01 की फॉर्म में। तो इस तरीके से आपका जो लिंकर है वो आपका राइट ऑप्शन है जो कि आपकी सोर्स फाइल को एक्जी फाइल में कन्वर्ट करता है। बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। लोडर प्रोग्राम क्या करता है, लोडर जो है वो एक स्पेशल प्रोग्राम है जो कि अगर आपका प्रोग्राम पहले से सेव है, पहले सेव से मतलब है कि वो हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा हुआ है, उस मेमोरी को अगर हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो उसको हमें मेन मेमोरी रैम में लाना पड़ता है। अब ये लोडर प्रोग्राम करता है कि आपकी प्रोग्राम को हार्ड डिस्क से रैम में लोड करना, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लोडर। असेंबलर की बात करें, असेंबलर आपको पता है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि असेंबली लैंग्वेज को, जो कि एक लो लेवल लैंग्वेज की टाइप है, उसको मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। और कंपाइलर जो है उसका वर्क हमने देख लिया कि आपकी सोर्स फाइल को कंपाइल करके आपकी ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करना आपके कंपाइलर का काम है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे, क्योंकि एक्जी फाइल की थी तो लिंकर इज द राइट ऑप्शन। जी स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हुई होगी और आप इसको थॉरली देखिएगा, जिससे आपको आइडिया होगा कि लास्ट ईयर 25 के अंदर ई-कैट के जो ओरिजिनल क्वेश्चंस थे वो किस तरह के आए थे। इस सीरीज़ को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर हम इसके मज़ीद क्वेश्चन इसी तरह के जो पिछले साल आपके जो ओरिजिनल क्वेश्चंस थे उनको हम मज़ीद आपको एलैबोरेट करेंगे, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्रॉपर बिल्ड हो सके और 26 का जो ई-कैट का आपका पेपर होगा आप उसको अच्छे तरीके से कर सकें। थैंक यू।